प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। एम्स में सुबह सुबह लगवाया टीका, ट्वीट कर दी जानकारी। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा। आज कन्याकुमारी में छात्रों से करेंगे संवाद। बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर बीजेपी और टीएमसी में मचा घमासान। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। अज्ञात लोगों ने की थी बुजुर्ग महिला की पिटाई। और म्यांमार में सेना का खूली खेन। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां, 18 की मौत, 30 घायल। तख्ता पलट को लेकर विरोध कर रहे थे लोग। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। बता दें आपको कि म्यांमार के यांगून में सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना में 18 लोग मारे गए हैं और वहीं 30 घायल हुए हैं। बता दें आपको ये भी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक बयान में म्यांमार के कई शहरों का जिक्र करते हुए कहा है कि यांगून, दावेई, मांडले, मईक और बागो और पोकोकू में भीड़ पर गोलीबारी किए जाने से 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं कार्यालय प्रवक्ता रवीना शामदसानी के हवाले से कहा गया कि हम म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं और सेना से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल का इस्तेमाल तुरंत बंद किए जाने का आह्वान करते हैं। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारी देश की नेता आंग सान सूकी की निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय में एक बयान में म्यांमार के कई शहरों का जिक्र करते हुए कहा है कि यांगून, दावेई, मांडले, मईक, बागो और पोकोकू में भीड़ पर गोलीबारी किए जाने से 18 लोगों की मौत हुई है। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई गई हैं। कार्यालय प्रवक्ता रवीना शामदसानी ने हवाले से कहा गया कि हम म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। देश में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। साथ ही जनता से अपील की कि वो भी कोरोना की वैक्सीन लगवाए। पीएम ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट के सहारे दी है। बता दें आपको कि ट्वीट में पीएम ने कहा कि उन्होंने एम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। अपने ट्वीट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों की भी सराहना की है पीएम मोदी ने। बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की यहां सराहना की है। बता दें आपको कि आज देश में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में जाकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। साथ ही जनता से अपील की कि वो भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। पीएम ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। ट्वीट में पीएम ने कहा कि उन्होंने एम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। अपने ट्वीट में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों की भी सराहना की है यहां पीएम मोदी ने। बता दें आपको कि आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। और इस बीच बता दें आपको ये भी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई है। वहीं देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन में 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के साथ साथ 45 से 60 साल तक की उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। बता दें आपको कि लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। ये भी बता दें आपको कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन काफी अहम है, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविड ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की मदद ली जा रही है। बता दें आपको कि कोविन.gov इन पर लॉगिन कर सकते हैं कभी भी, और वहीं किस दिन और कहां वैक्सीन लगवाना है उसके लिए आप खुद से तारीख और वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। बता दें आपको कि देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है।
वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, आज कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इस बीच बताया जा रहा है कि 45 से 60 साल की उम्र तक के लोगों को ये टीका लगेगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी राजीव? लगता है राजीव से हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए बता दें आपको कि आज देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और वैक्सीनेशन में 60 साल से उम्र की लोगों को आज टीका लगाया जाएगा और लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। बता दें आपको ये भी कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अहम है और यहाँ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह 9 बजे से आज कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप की मदद ली जा सकती है और वहीं बता दें आपको कि कोविन.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं कभी भी। वहीं किस दिन और कहां वैक्सीन लगवाना है उसके लिए आप खुद से तारीख और वैक्सीनेशन सेंटर भी चुन सकते हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और उस बीच 45 से 60 साल तक के लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी राजीव? पर बनी रही। राजीव, लगता है फिर से संपर्क टूट गया है। चलिए बता दें आपको कि देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि वैक्सीनेशन में 60 साल से उम्र तक की और साथ ही 45 से 60 तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। जिले में आज से दूसरा चरण का कोविड टीकाकरण शुरू होगा और दूसरे चरण के पहले दिन 3 स्थानों पर टीकाकरण होगा। बता दें आपको कि जिला अस्पताल गोरीगंज और जगदीशपुर ट्रामा सेंटर में निःशुल्क वैक्सीन टीकाकरण होगा और वहीं संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज में वैक्सीन के लिए 250 रुपए शुल्क देना होगा। वैक्सीन टीकाकरण के लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप और कोविड पोर्टल 2 पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं 60 वर्ष के ऊपर बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और वहीं सीएमओ आशुतोष दुबे ने जानकारी दी है कि टीकाकरण के समय आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर लाना जरूरी होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सीएमओ से सतर्क रहने के लिए कहा है, साथ ही सैंपल बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको कि प्रतिदिन रिपोर्ट सचिवालय भेजने के लिए कहा गया है। विभाग का मानना है कि लोगों के लापरवाही बरतने के कारण अब रोजाना संक्रमण के 50 या इससे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि 15 दिन पहले प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य चल रही थी, लेकिन अब संक्रमण के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खुलने के मामले और भी बढ़ने की संभावना लग रही है। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 281 हो गई है और इस बीमारी से प्रदेश में 982 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जानकारी दे दें आपको कि हमीरपुर जिला पहले कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन अब जिले में 10 से अधिक मामले हो गए हैं और वहीं कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के 91 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सीएमओ से सतर्क रहने के लिए कहा है, साथ ही सैंपल बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि लोगों की लापरवाही बरतने के कारण अब रोजाना संक्रमण के 50 या इससे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि 15 दिन पहले प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य चल रही थी, लेकिन अब संक्रमण के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है और प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खुलने से भी मामले और बढ़ने की संभावना यहां दिख रही है। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 281 हो गई है और वहीं इस बीमारी से प्रदेश में 982 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
वहीं हमीरपुर जहां पहले कोरोना मुक्त हो गया था और अब यहां मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में फिर से लौटने लगा है कोरोना। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं और ऐसे में मार्च महीने में दर्जन भर महापंचायत आयोजित की जा रही हैं ताकि इस आंदोलन को और भी धार दी जा सके, लोगों को इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जा सके। लेकिन बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार और किसान फिर से बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से 28 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें देश के विभिन्न जगहों पर महापंचायत आयोजित की जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इन सभी महापंचायतों में शामिल होंगे और आज 1 मार्च को उधम सिंह नगर की रुद्रपुर की महापंचायत में शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें, 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में और 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर में महापंचायत होगी। बता दें आपको कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच अब 3 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है जब किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवकों को सम्मानित करने की घोषणा की है। बता दें आपको कि बठिंडा में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसानों ने आज कहा कि दिल्ली को लड़ना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर एक योजना तैयार की जा रही है शेष किसानों की फसल की देखभाल करने के लिए, क्योंकि रबी की फसल की कटाई शुरू होने वाली है और दूसरी तरफ किसान मोर्चा लगातार जारी है। सूबा ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਬਣਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ नहीं जाएंगे नौजवान। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और वहीं कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत लगातार रैलियां और महापंचायत कर रहे हैं। बता दें आपको कि जहां किसान नेता राकेश टिकैत अफजलगढ़ पहुंचे और इस दौरान स्थानीय निवासियों और किसानों ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। किसान महापंचायत में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी नजर आए हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत पांडे जुड़ रहे हैं। अजीत, आपसे बता दें आपको कि हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए अजय पांडे जुड़ रहे हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच लगातार महापंचायत भी आयोजित की जा रही हैं और बता दें आपको कि मार्च में किसान महापंचायत करने वाले, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अजय, बताऊं मैं, जिस तरह से कल बिजनौर के अफजलगढ़ राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। किसानों के साथ साथ उनके साथ राजनीतिक पार्टी भी वहां उनके साथ जुड़ी और उनसे मुलाकात की है। जिस तरह से आपको बता दो, मीडिया से उन्होंने बात की, तो मीडिया से बात करने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि अगर साल भर भी हमारा प्रदर्शन चला तो किसान उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। साल भर भी हम लगातार इस महापंचायत करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी किसानों के हित में काम होगा, अगर जिस तरह से सरकार पीछे नहीं हट रही है, 3 बिल कानून को लेकर लगातार किसान अड़े हुए हैं, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है और पीछे नहीं हटती है तो हमें साल भर भी आंदोलन करना पड़ा तो हम साल भर भी आंदोलन करेंगे। और अब रुद्रपुर के लिए आपको पता है जिस तरह से आज रुद्रपुर में उनका प्रोग्राम है, तो वहां के लिए वो प्रस्थान कर चुके हैं। और आपको बता दूं, जिस तरह से राकेश टिकैत जी लगातार महापंचायतों में शामिल होंगे, जगह जगह जाएंगे और अब मार्च तक लगातार हो गया है कि महापंचायतें की जाएंगी, किसानों से मिला जाएगा। उसी को लेकर लगातार राकेश टिकैत जी ये कह चुके हैं कि अब हम सभी महापंचायतों में स्वयं शामिल होंगे और किसानों को जागरूक करेंगे।
जागरूक अजय, करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि लगातार महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं और उस बीच बड़ा सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि किसान और सरकार फिर से बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से अभी एक पीछे सामने बात आई थी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से बात करेंगे, परंतु वो भी नहीं हो पाया। किसान इस वजह से नाराज हैं कि सरकार बात करने क्यों नहीं आ रही है। आखिर सरकार और लगातार सरकार ये कह रही है कि हमने जो कानून पास किए हैं वो सही है, और किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं। किसानों का कहना साफ साफ ये है कि हमें 3 बिल कानून नहीं चाहिए, इन्हें आप खत्म कीजिए। इसके लिए ये लगातार महापंचायत कर रहे हैं, और साफ साफ मैंने आपको अभी पहले बताया जिस तरह से किसान इस बात पे अड़े हुए हैं, उसी तरह से राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि अगर हमें साल भर भी पंचायतें करनी पड़े, आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम वो करने को तैयार हैं। इस पे पूरी तरह से किसान अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं और आज रुद्रपुर में महापंचायत है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं आपको साधना जी बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से साधना जी आज रुद्रपुर, उत्तराखंड के रुद्रपुर में वहाँ पे महापंचायत है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान अब तक जुड़े हुए थे, उत्तराखंड के किसान भी लगातार जुड़ रहे हैं उनके साथ। और ये भी आपको बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के किसान भी वहाँ पहुंचेंगे और भी तमाम जगह के वहाँ पे किसान पहुंचेंगे। और जिस तरह से महापंचायत, और वह महापंचायत जिस तरह से नाम दिया जा रहा है वो वाकई में ही महापंचायत होने वाला है। अच्छा, यहाँ सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि लगातार किसानों द्वारा पूर्वांचल जैसी जगहों पर ये किसान महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं, और आखिर ऐसी क्या वजह रही जो किसानों ने ये पूर्वांचल की ही जमीन को चुना। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पूर्वांचल एक माना जाता है किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बहुत बड़े, यहाँ पे वोट जो बैंक है वो किसान बहुत बड़े वोट बैंक है। मैं आपको बता दूं, किसान सीधी सीधी बात है कि इतने किसान जिस तरह से हरियाणा में है, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, उस तरह से उत्तर प्रदेश में भी किसान सबसे महत्वपूर्ण एक वोटर है। आपको बता दूं, तो सभी राजनीतिक पार्टी भी इस बात को सोच रही है कि किसानों से एक मुद्दा बनाया जाए। और इस चीज में भी जिस तरह से किसान 3 बिल कानून को लगातार लेकर मांग कर रहा है, तो उनके साथ रोटियां सेकने का काम भी राजनीतिक पार्टी कर रही है। जी अजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि हिंसा कराने में बीजेपी का हाथ है, और इस पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीनाक्षी लेखी ने काल्पनिक कैरेक्टर पिनोकियो की बात करते हुए कहा है कि पिनोकियो में झूठ बोलने वालों की नाक बड़ी हो जाया करती है, और वहीं कलयुग का समय है तो इनकी तो वो भी नहीं हो सकती। मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी की पार्टी के सदस्यों की तुलना देश के गद्दारों मीर जाफर और जयचंद से कर दी है। और इस बीच मीनाक्षी लेखी ने कहा कि देश का जितना नुकसान इन गद्दारों ने नहीं किया होगा, उससे ज्यादा नुकसान ये राजनीति पार्टियां किसानों का इस्तेमाल करके कर रही हैं। देखिए, झूठ बोलने वाले का एक ज़माने में पिनोकियो की नाक लंबी हो जाती थी, लेकिन इनकी तो कलयुग है, इनकी नाक भी लंबी नहीं होती। असली बात तो यह है कि जो जितना नुकसान मीर जाफर और इन लोगों ने नहीं किया होगा, जयचंदों ने, जितना नुकसान भारत का और भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये लोग लगे हुए हैं। किसान तो केवल एक बहाना है, असलियत में तो देश को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ उठाना इनका काम है। मीर जाफर और जो जयचंद हैं, उन्होंने भी भारत को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी साजिशें नहीं रची होंगी जितनी साजिश। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केरल के कोच्चि में विजय यात्रा को संबोधित किया। बता दें आपको कि उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हर कोई जानता है कि केरल को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त है, लेकिन यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। सीतारमण ने कहा है कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने केरल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सीएम से पूछना चाहती हूँ कि ये ईश्वर की ओर से विशेष कृपा प्राप्त राज्य है और या फिर सीपीआई की हिंसा संस्कृति है। और वहीं जो पश्चिम बंगाल में जो भी रैली माफ कीजिए पश्चिम बंगाल में जो भी फैली हुई है और उसमें कई वर्षों से यहाँ राज्य कर रहे हैं,
साथ ही मुझे ये कहते हुए डर लग रहा है कि ईश्वर की ओर से विशेष कृपा प्राप्त है और वहीं ये राज्य अब धीरे धीरे कट्टरपंथियों का राज्य बन रहा है और सरकार इसके लिए चिंतित नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डकैत की आड़ में एक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल लूटने की आड़ में परसराम नगर चौक पर आज बठिंडा में सरकार के खिलाफ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार बढ़ती तेल की कीमतों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर कई टैक्स लगा रही है, जिससे आम आदमी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर तेल की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया गया तो केंद्र सरकार को आने वाले चुनावों में सबक सिखाएंगे। रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसएसपी तरन तारण द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एएसआई अमरजीत सिंह, चौकी प्रभारी मनोज चहल अपने साथी एएसआई सविंदर सिंह के साथ सदर में तैनात थे। बता दें आपको कि तरन तारण थाना पुलिस को स्टेशन में एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए देखा गया। वहीं साहब ने मामले में पूछताछ की। वहीं ये भी कहा है कि रिश्वत लेने के मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ वहीं महोबा में चोरी छिपे हो रही अवैध भवन निर्माण के दौरान एक दर्दनाक हादसा होने से 3 मजदूरों की दीवार में दबकर मौत हो गई। मजदूरों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और वहीं 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाना पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। आनन फानन में दीवार में दबे तीनों मजदूरों को पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला और वहीं जिला अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मृतक मजदूरों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, तो वहीं निर्माण करा रहे अवैध कब्जाधारी मौके से फरार हो गया। के पास में एक निर्माणाधीन मकान था, जैसा आप बता रहे हैं, और निर्माण के दौरान ही वहाँ जो काम कर रहे थे श्रमिक, वो दीवार गिरने के कारण दीवार के नीचे दब के उनकी मृत्यु हो गई है। जो आपने बताया है कि वहाँ पे उस ज़मीन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा था, शायद सिविल कोर्ट में भी कुछ केस उसका चल रहा था, तो इसीलिए शायद छुप छुपा के वो कंस्ट्रक्शन किए जाने की जो है कोशिश थी, इसीलिए इस तरह की घटना जो है हुई है। इसकी पूरी विस्तृत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान यहां सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत ने जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, उस पब्लिक सेक्टर को बेचकर पूंजीपतियों के खजाने भरने जा रहे हैं और इस सरकार ने सिर्फ 2 ही लोग निर्णय लेते हैं। और वहीं पूर्व सीएम ने और क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। में कौन से मेरिट और त्याग का सम्मान होता है, उसके प्रतीक लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी सब दिखाई दे रहे हैं। यशवंत सिन्हा उनकी उस उपेक्षा से दुखी होकर के पार्टी से अलग भी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग अलग हो चुके हैं। और कांग्रेस से तो धन बल से लोगों को तोड़ा जा रहा है। मैंने स्वयं उत्तराखंड में देखा है किस तरीके से 25-25, 30-30 करोड़ रुपये में एक एमएलए तो उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के वक्त में 50 करोड़ रुपए में खरीदा। देखिए, मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, भारत ने खड़ा किया था, हमने नहीं, भारत ने खड़ा किया था, उस पब्लिक सेक्टर को बेच करके पूंजीपति मित्रों के खजाने को भरने जा रहे हैं। और बिल्कुल साफ है, 2 ही लोग निर्णय लेते हैं सरकार में, बाकी तो बेचारे हम ही जैसे हैं और 2 लोगों के फायदे के लिए होता है, उन्हीं के चारों तरफ नीतियाँ बनाई जाती है। इसीलिए जो ये हम 2 हमारे 2 वाला सिद्धांत है, यही इस सरकार का एकमात्र मंतव्य है, घोषित मंतव्य है। किसान और किसान के दर्द को यदि कोई मुख्यमंत्री समझता है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जिनके डीएनए में किसानी है। अरविंद केजरीवाल जी किसानी का क्या जानते हैं, किताब पढ़ करके किसानी थोड़ी होती है। लेकिन राजनीति करने के लिए वो सब कुछ बन जाते हैं, तो राजनीति करने का उनको हक है। यदि वो हक निभा रहे हैं तो हमें कोई फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।